PC. We are starting with a new service today, and the name of the service is EFS. Now, EFS is known as Elastic File System. Now, all of you have used NFS service. So we are starting with EFS. EFS is known as Elastic File System. EFS is known as Elastic File System. So what we will be able to do in case of EFS is, it is a shared storage. It is a shared storage. Data can be shared with multiple Linux operating systems. In this case, data can be shared with multiple Linux operating systems. So it is a virtually unlimited storage. Why? Because you are going to get a size of 9.3 EB. By default, जो आपके storage का size मिलेगा, that is going to be 9.3 EB, 9.3 exabyte level of storage you are going to get in this particular case, right? It is NAS, network attached storage. It is a NFS based storage. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में NAS होता है, NAS is known as network attached storage, network attached storage. इसी तरह से हमारे पास है NFS. NFS is known as network file system, right? So NFS is known as network file system, and NFS works on port number 2049. तो आपको मालूम है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइल स्टोरेज होती है, एंड दिस इज दैट फाइल स्टोरेज ओनली. तो क्लाउड में जो स्टोरेज है इसका नाम है EFS. सिर्फ और सिर्फ आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है. गो टू EFS. तो यहाँ पे EFS बनाते टाइम आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. एक तो आप डिफॉल्ट बना लीजिए, सिर्फ नाम दीजिए, बना देगा. देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे नाम देना है, क्रिएट बन जाएगा. बट हम बनाना चाहते हैं इसको एक कस्टमाइज उसमें. तो हम कस्टमाइज के लिए कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे न्यू EFS. यहाँ पे देखेंगे आपको दिखा रहा है कि आप रीजनल बनाना चाहते हैं या वन जोन बनाना चाहते हैं. यानी आप सभी अवेलेबिलिटी जोन्स में इसकी हाई अवेलेबिलिटी रखना चाहते हैं या फिर वन जोन में हाई अवेलेबिलिटी रखना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनल के साथ जाएंगे, हम सभी अवेलेबिलिटी जोन्स में हाई अवेलेबिलिटी रखेंगे. अनेबल ऑटोमेटेड बैकअप्स, तो आपसे कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड बैकअप्स अनेबल करना चाहते हैं तो कर लीजिए. ट्रांजिशन टू, आप ट्रांजिशन कर सकते हैं अपना डेटा 30 डेज में किसी स्टोरेज क्लास में, 90 डेज में किसी स्टोरेज क्लास में. यू विल कीप ऑन ट्रांजिटिंग, राइट? मतलब जैसे इनिशियली आपका डेटा आएगा तो वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होगा. ये ऑप्शन आपने EBS में देखा था, S3 में भी सेम ऑप्शन, सॉरी S3 में सेम ऑप्शन आपने देखा था. तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है. अगर आप चाहते हैं जो भी डेटा आप EFS में आ रहा है उसको वन जोन IE में डालना चाहते हैं या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डालना चाहते हैं, 30 दिन बाद तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी. वो डेटा कंप्लीटली इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो जाता है तो आप उसको आर्काइवल में भी डाल सकते हैं. तो आर्काइवल देखें 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज, एक साल बाद आर्काइवल में डाल दीजिए. ठीक है, ऑटोमेटेड बैकअप्स अनेबल नहीं कर रहे हैं हम. अनेबल एनक्रिप्शन ऑफ डेटा एट रेस्ट. तो ये जो एनक्रिप्शन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है. सिर्फ और सिर्फ KMS लग सकता है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ EFS बनाते टाइम ही एनक्रिप्शन इसके ऊपर लगाया जा सकता है. एनक्रिप्शन कैन बी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ इट ओनली व्हाइल क्रिएटिंग द EFS बनाते टाइम ही लगाया जा सकता है, बाद में ये नहीं लग सकता.
हम इसको भी हटा, यहाँ पे देखिए थ्रूपुट मोड। तो इट इज नॉट, ईएफएस इज नॉट मेंट फॉर थ्रूपुट। इलास्टिक हम लेके चल रहे हैं, जितना होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर आप प्रोविजन के लिए जाते हैं तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू, यू कैन सी 3 Gbps तक का थ्रूपुट आप ले सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली। तो अगर 1 Mbps का थ्रूपुट, सॉरी 1 Gbps का थ्रूपुट भी लेते हैं, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू समवेयर अबाउट $6,000 a month. We'll go with elastic. And then we have additional settings. If you परफॉर्मेंस मोड हम जनरल पर्पस लेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस हैं जो कि एक ही स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप मैक्स आईओ के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज वी कैन स्टे विद जनरल पर्पस ओनली। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन ये नेक्स्ट। ग्रेड आउट क्यों हो रहा है? हाँ जी। ये मैक्स आईओ ग्रेड आउट हो रखा है तो कैसे? हाँ, ग्रेड आउट इसलिए हो रखा था क्योंकि हमने ऊपर चूज किया था इलास्टिक। अगर मैं यहाँ पे बर्स्टिंग यानी एनहेंस्ड बर्स्टिंग सेट कर लूँ तो यहाँ पे मुझे मैक्स आईओ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने पहले ऊपर ही एनहेंस कर रखा था फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल में ऑटोमेटिकली वो हमें ले देता है, राइट। भाई हमारे जैसे वर्कलोड में तो इलास्टिक ही ओके है। इलास्टिक मींस जितना भी अवेलेबल हो हमें दे दे, लेकिन हमें जब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हमें फिक्स्ड थ्रूपुट या हाई थ्रूपुट या मैक्स आईओ के लिए जाना होगा। तो तब तक ये बनता है, तब तक जाके हम 2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर लेते हैं। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस, सर्वर 1। दोनों इंस्टेंसेस लॉन्च हो गए, हमारा ईएफएस भी रेडी हो गया है। तो हमें यहाँ पे जाके देखना होगा कि जो ईएफएस का सिक्योरिटी ग्रुप है वो है हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, और हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी पोर्ट नंबर 2049 जो है नेबर हो। तो लेट्स गो एंड चेक इट। तो हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। इनबाउंड में जाएंगे, एडिट इनबाउंड, यहाँ पे एनएफएस देखिए अलाउड है। एनएफएस यहाँ पे अलाउड होना चाहिए। तो आइए अपने AC2 इंस्टेंसेस का रिमोट लेते हैं एंड लेट्स
access the EFS server now. Server 1. Okay, guys. Okay. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लाइंट साइड पैकेज इंस्टॉल करेंगे NFS का. Only then it will start understanding the NFS commands. Amazon EFS utils space -y. तो आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया. इसके बाद मान लीजिए आपने एक डायरेक्टरी बना ली डेटा. इस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने EFS को माउंट करना चाहते हो तो गो टू EFS, क्लिक ऑन दिस. ये आपकी EFS स्टोरेज है. अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं अटैचमेंट के लिए है माउंट कराना है हमें किसमें EFS में. कह रहा है बट हम EFS छोड़ के डेटा में करा रहे हैं तो उसको कॉपी कर लिया हमने. यहाँ गए, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया और कहाँ पर डालना है डेटा डायरेक्टरी में. राइट. तो गो टू CD डेटा. सॉरी DF माइनस एच से चेक करते हैं. तो ये कुछ एरर आया लास्ट में fail to सही import तो dependencies dot start mount DNS name. फिर हमने इंस्टॉल किया. इंस्टॉल इंस्टॉल Amazon EFS. तो ये इश्यूज हमारे पास आते रहते हैं जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता रहता है. दे आर लुकिंग फॉर मोर डिपेंडेंसीज ऑलरेडी. दिस प्रोटोकॉल पैकेज अलग से आवाज आ रही है आप सबके पास? आवाज आ रही है? यस यस कनेक्शन शायद रीसेट हो गया यस था. सर, यस सर, आवाज आ रही है. ठीक है, ठीक है. यहाँ से फिर से कमांड चला के इसका कनेक्शन चला गया है. ओके, लेट्स टेक द रिमोट अगेन. गो टू 40, पेस्टिंग इट है. EC2 dash user is the name of the user. Sudo SEO dash. So let's try to mount it one more time. Data directory हमारे पास already है, right? So let's go to EFS. Take this, go back and paste it. And then you will be mounting it into data directory. So अभी भी ये दिखा रहा है dependency दिखा रहा है F failed to resolve F as this. Check the first system ID is correct. Wow. तो कौन सी डिपेंडेंसीज है? बूट कोर. ओके, बोटो कोर. नियम इंस्टॉल बोटो कोर स्पेस -y.
नो नथिंग टू मैच राइट। इसको एक बार आईपी से ट्राई करो इंस्टेड ऑफ डीएनएस आगे फिर। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने जो Amazon लिनक्स का जो इंस्टेंस यूज कर रहे हैं उसका नया वर्जन आ गया है। फिर टू रिजॉल्व दिस फाइल सिस्टम आईडी इज करेक्ट वी आर EFS हमने EFS माउंट टारगेट फॉर दिस फाइल सिस्टम आईडी इज करेक्ट। We don't have a IP address. Why? Because you can see it is given it like this also. यहाँ पे हम IP से कर सकते हैं but let me try it one more time with without ये है with TLS encryption and this is without TLS. Let's see. Fail to resolve this. Okay. यहाँ पे आप IP से कर सकते हैं. You have an option of IP. You can see this data number. So you can see it is done. तो सिर्फ उसका कुछ एरर आ रहा है तो यहाँ पे डेटा में हमने माउंट कर दिया राइट. सो विल गो टू डेटा CD डेटा और यहाँ पे मान लीजिए कुछ फाइल से डायरेक्टरीज बना दिया MKDIR या न्यू टच ABCDEFGH राइट. ये सब डेटा में हमने डाल दिया राइट. MKDIR IMP इम्पॉर्टेंट राइट. बहुत सारी फाइल डायरेक्टरी बना दी. अब हमने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया है और अब हम दूसरे इंस्टेंस का रिमोट लेंगे यानी सर्वर 2 का लेंगे और यहाँ पे भी जाकर SSH authentication credentials browse open accept EC2 dash user the name of the user SU dash सेम स्टोरी. Amazon EFS utils तो आपको इंस्टॉल करना होगा उसके बिना तो ये EFS को पहचानेगा नहीं एक्चुअली NFS को पहचानेगा ही नहीं. लेट्स गो एंड इंस्टॉल yum install Amazon EFS utils is nice right. After this what we'll do is same story. Let's create a directory MKDIR. इस बार बनाते हैं मान लीजिए टेस्ट बना लिया और इसको टेस्ट में माउंट कर देते हैं. Go and take this from here, copy and go back and paste it to test. तो हमने इसको यहाँ पे टेस्ट में पेस्ट कर दिया और जब आप इसको टेस्ट में पेस्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट में वही सब डेटा आ गया जो कि पहले आपका दूसरे सर्वर में डेटा में था राइट. सो द सेम डेटा कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स राइट. ठीक है जी राइट. तो आज हम इतना ही करते हैं. आप इसको प्रैक्टिस कर लें हाउ टू चेंज NFS शेयर परमिशंस. NFS शेयर की परमिशन हम यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये दी हुई है. हम इस परमिशंस को चेंज नहीं करेंगे राइट क्योंकि ये हम यूज़ कर रहे हैं एज ए मैनेज्ड सर्विस. यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग इट एज ए मैनेज सर्विस. ऑल दो जब आप बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि रूट एक्सेस कर सके या ना कर सके. सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं राइट. बनाते टाइम कौन कर सकता है कौन रूट को जैसे हम क्या करते हैं NFS में एक्सेस नहीं देते माउंट करने के लिए या अनप्रिविलेज को नहीं देते. वो परमिशंस आप बनाते टाइम ही एक्सेस कर हाँ पाएंगे. और हाँ जी बोलो. हाँ जी बोलिए. जैसे कि हम हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है एनएफएस शेयर पे हम पर्टिकुलर यूजर्स को ही परमिट करते हैं एक्सेस के लिए, वो कैसे वो जब आप करेंगे? ETC एक्सपोर्ट्स में जाके करते हो तो आप पर्टिकुलर यूजर के लिए कर सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. यहाँ पे ये है एज ए मैनेज सर्विस. वो हम सर्वर साइड से करते हैं राइट. हाँ जी. तो अभी इस केस में कैसे करेंगे? इस केस में जब आप बनाते हो आप उसी टाइम पे कर सकते हो. देखिए कस्टमाइज में जब आप जाते हो
यहाँ पे आप सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रिवेंट रूट एक्सेस फ्रॉम डिफॉल्ट, एनफोर्स रीड ओनली एक्सेस बाय डिफॉल्ट, प्रिवेंट एनोनिमस एक्सेस, एनफोर्स इन ट्रांजिट, ग्रांट एडिशनल परमिशन, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्रिंसिपल वगैरह, जितने भी टाइप की परमिशन लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो। राइट। ओके, ठीक। ठीक है जी। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो आप इतना प्रैक्टिस कर लें, जो डाउट है नेक्स्ट कर लेते हैं, राइट।